स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आपके प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य का प्रथम भाग भारतेंदु काल अथवा भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक हिंदी साहित्य के कालखंड में आधुनिक काल की स्थापना के नाम से जाना जाता है। यह कालखंड भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष 1850 एवं सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ वर्ष 1900 के मध्य का कालखंड माना जाता है। यह कालखंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरस्वती पत्रिका के साथ ही इसका अवसान मान लिया जाता है। यद्यपि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने बहुत अल्प आयु पाई, किंतु भारतेंदु मंडल के सदस्यों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को दूसरा स्वर्णकाल होने की संज्ञा दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। वस्तुतः बच्चों, इस कालखंड में साहित्य इसलिए भी प्रासंगिक होकर उभरा क्योंकि भारतीय परिवेश पर, भारतीय समाज पर अंग्रेजियत मानसिकता पूर्णतया हावी थी। भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन था। भारतेंदु मंडल के सदस्य अंग्रेजी राज को बेहतर मानते थे, किंतु वे कहीं ना कहीं इस बात के भी पक्षधर थे कि साहित्य ने इस कालखंड के अंदर अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करने के संदर्भ में वे अंग्रेजों के जुल्म, उनके अत्याचार एवं भारतीय संस्कृति के विनाश को केंद्र में रखते थे। उनका यह मानना था कि अंग्रेजी राज यद्यपि भारतीय विकास के लिए आवश्यक है, किंतु कहीं ना कहीं वह राज भारतीय जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करते। इस कालखंड के प्रथम विवरणात्मक चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस युग का प्रारंभ भारतेंदु के जन्मकाल 1850 से माना जाता है एवं आम व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति जिसके ऊपर यह काव्य पूर्णतः केंद्रित है, इसे डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण का काल कहा, क्योंकि भारतीय साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से गुजरता हुआ कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक गरिमा रीतिकाल में खो चुका था। उस गरिमा की भरपाई साहित्यकार ने आम जनमानस को झिझोड़कर उठाने में की और इसीलिए इसे पुनर्जागरण काल से नाम से अभिभूत किया गया। इस कालखंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी सन 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसमें 4 साहित्यकार अथवा 4 लेखक विद्वान थे। सदल मिश्र, जिन्होंने नचिकेतोपाख्यान नामक काव्य लिखा, विशेषतः नचिकेतोपाख्यान को चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। लल्लू लाल, जिन्होंने प्रेम सागर ग्रंथ लिखा, ये दोनों ही लेखक कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। मुंशी सदा सुख लाल, जिनका उपनाम था नियाज। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी लेखक के नाम, उपनाम को एवं किसी उसकी रचना को सिंगल उदाहरण में व्यक्त करते हैं, जिसे आप जैसे इसमें नियाज को व्यक्त कर रखा है और इनकी रचना थी सुख सागर। वहीं सैयद इंशा अल्लाह खान, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। आप इस तथ्य पर ध्यान देंगे कि ये कहानियाँ प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती हैं और इसमें एक अन्य जो विशिष्टता इस कालखंड की उभर कर आई वह थी कि इसे जॉन गिलक्राइस्ट ने टकसाली भाषा के नाम भी दिया, क्योंकि जो खड़ी बोली जो गद्य था वहीं से आधुनिक काल अपने पूर्णतः अस्तित्व में आया। वे ये बात कहते हैं कि खड़ी बोली अपने आप में काव्यात्मक भावनाओं का प्रवर्तन करती है एवं मनुष्य के मानव मन को सहज संवाद प्रस्तुत देती है। खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम मुंशी लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में दिया गया। आप देखिए यहाँ पर मैंने स्टार से मार्क कर रखा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष है 1800 ईस्वी। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं और इन्होंने
मुकरियाँ, पहेलियाँ आदि बहुत सारी साहित्यिक विधाओं पर अपना लेखन किया। एक पंक्ति याद आती है, गोरी मुख पे डाले है अपने केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। यह इन्होंने अपने गुरु के निधन पर यह बात कही थी। खड़ी बोली का उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों में अपना अपना महत्व है। उत्तर भारत में सर्वप्रथम खड़ी बोली को साहित्यिक प्रयोग 17वीं शताब्दी में गंग भाट, जिन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य काव्य का सृजन किया, उसमें इनका प्रयोग किया। वहीं दक्षिण भारत के अंदर इस साहित्यिक सृजन का जो प्रमुख जो दारोमदार था वह था मुल्ला वजही पर, और उन्होंने सबरस 1635 ईस्वी में एवं कुतुब मुस्तरी नामक पुस्तक लिखी। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल भी एक बात कहते हैं कि शुद्ध एवं परिमार्जित जो खड़ी बोली है इसके दो लेखक हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के दो लेखक हैं। प्रथम राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ लिखा, यह 1741 में ईस्वी में लिखा गया। वहीं द्वितीय है पंडित दौलत राम, जिन्होंने पद्म पुराण लिखा 1771 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी विशिष्ट ध्यान देंगे कि ये सन क्रमिक रूप से विकसित हो रहे हैं। इनमें इनके विकास को इसी क्रम में याद रखिए। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि अमुक सन को इस तरीके से घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में अभिव्यक्त कीजिए, तब आपको ये तरीका प्रयोग में लेना है। फिर ये जो मैंने 4 डॉट्स लगाई हैं, भारतेंदु युगीन काव्य में पहेलियां, मुकरियां, श्रृंगार, रीति, भक्ति एवं नीति परक काव्य विधाओं का प्रयोग हुआ है। यह कालखंड भारतेंदु हरिश्चंद्र की मानसिकता का द्योतक रहा। उन्होंने अंग्रेजी राज और उससे उपजने वाले दुखों को अपने काव्य में शब्दों में बड़े ही मार्मिक ढंग से रगड़ रगड़ करके लपेटा है। और वो कहते हैं, जैसे कि इसमें भारतेंदु युगीन काव्य की जो प्रमुख विशिष्टताएं हैं उसमें सर्वप्रथम देशभक्ति प्राधान्य, जिसे व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो वह राजभक्ति पर कटाक्ष है कि राजभक्ति मनुष्य को करनी चाहिए, लेकिन अपने चरित्र, अपनी आत्मा को झिंझोड़ कर जिंदा भी रखना चाहिए कि वह सही को सही एवं गलत को गलत कहने का मादा लेकर के आ सके। किसी की हाँ में, जैसे कुम्हार कोई गीली मिट्टी को हाँ हाँ करता है, थापता है, उस तरीके की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। उसकी जगह उसको सत्य को सत्य कहने का दम भरना चाहिए। इन्होंने देशभक्ति प्रदान पे अपने बिल्कुल मुखर विचार रखे। भारतेंदु कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारो, कि अंग्रेज राज का जो सुख है वो सब पे भारी है। पै धन विदेश चली जात, लेकिन ये जो भारत का जो धन है ये धन विदेश चला जाता है, यह अति ख्वारी, यह अत्यधिक दुख देने वाला है। वहीं प्रेम घन कहते हैं, धन्य भारत भूमि, कि यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पे साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं वीरता से परिपूर्ण जो रत्न हैं वो रत्न उपजते हैं, कि धन्य भारत भूमि सब रत्ननि उपजावनी, ये प्रेम घन का कथन है। वहीं बच्चों अंबिका दत्त व्यास कहते हैं, जयति राजेश्वरी जय जय परमेश। वो भारत पर विक्टोरिया के शासन काल में जो भी विचारधारा बनती थी वो पूर्णतया साहित्यिक रचनाएं उनको कहीं ना कहीं समर्पित होती थी, लेकिन उसमें भी व्यंग्य का पुट होता था। और जब भारत की दुर्दशा बहुत अधिक बढ़ गई तब डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, भारतेंदु के संदर्भ में उनका एक उदाहरण देते हैं और वो बताते हैं, रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, कि भारतेंदु ने अपनी इस रचना में समस्त पत्रकारों को, समस्त साहित्यकारों को एकत्रित किया और बोलते हैं, रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, के आओ सभी मिलकर के रोते हैं, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई।
कि साहित्यकार जाग चुका है, वह भारत की दुर्दशा नहीं देख पा रहा है। वहीं दूसरा जो बिंदु है वह है लोक कल्याण। यह आप सभी जानते हैं कि साहित्य का मूल उद्देश्य प्रत्येक कालखंड में जनमानस का कल्याण रहा है। तो वो कहते हैं कि बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, आपसी मतभेद मनभेद और बैर से भारत का नाश हो गया। यहाँ पर एकता की बात कही गई है कि एकता में मनुष्य अगर रहेगा तो निसंदेह अपने हक अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सकेगा। तबु न छोड़त याही सो, लेकिन फिर भी हम बैर भाव नहीं छोड़ते हैं। याही सो बंदे मोह के पास, हम तो अपने अपने स्वार्थों के वशीभूत हैं। भारतेंदु का ये कथन जनमानस की समकालीन एवं समसामयिक प्रासंगिकता पर आज भी अपना प्रमुख अस्त्र छोड़ता है, वह व्यंग्य कसता है। और वहीं भक्ति और श्रृंगार, जब मनुष्य निराश एवं हताश हो जाता है तो वह भगवान के पास जाता है। भगवान के पास जाने से तात्पर्य है वह भगवान को निवेदन करता है और वह कहता है कि हे प्रभु, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। कह रहे करुणानिधि, तुम तो करुणा करने वाले हो केशव, तुम कहाँ सोए हुए हो। ये भारतेंदु के शब्द में। वहीं प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं साधु मनवा अजब दीवाना, के साधु मानव का मन बहुत अधिक अजब दीवाना है। वह एकत्रित विचारधारा का पोषक है, वह स्वार्थ का पोषक है, वह स्थिर नहीं रहता, वह चंचल है। माया मोह जन्म के ठगिए, जो माया मोह है वो जन्म से ठगने वाले हैं। तिनके रूप भुलाना, उनके जो रूप हैं वो रूप हम भुला देते हैं। क्योंकि अगर आज हमारे साथ में अगर कुछ गलत होता है या अगर कुछ बुरा होता है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें इस विपत्ति से निकाल दो। जब हम ईश्वर हमें इस विपत्ति से निकाल देता है या हम उस विपत्ति से बाहर आ जाते हैं तो हम स्वार्थी होकर प्रभु को साधुवाद भी नहीं करते। और तत्कालीन समय की जो जनता थी वो अंग्रेजी राज से त्रस्त थी, इसलिए उस हारे के पास में इस प्रभु का सहारा था और ये प्रभु से निवेदन करते थे। वहीं जो जन साहित्य है, जन साहित्य से हमारा तात्पर्य है आम लोगों का साहित्य। साहित्यकार ने सिर्फ जनसाधारण को उस साहित्य से जोड़ा नहीं है, उसने कोई लच्छेदार बात नहीं कही, उसने सिर्फ साफ सुथरे शब्दों में अपनी बात कही। वो कहते हैं पेट भरन हित फिरे आए, कि वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए फिर रहे हैं, अपने हित को सर्वोपरि रखे हुए हैं। कुकर के दर दर, कुत्ते की भांति दर दर यानी दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। चाट ही ताके पैर लपक, और जहां हमें लाभ मिलता है वहां पर व्यक्ति फटाफट पहुंच करके, शीघ्रता से पहुंच करके और उसके पैर लपक लेता है और पैर चाटने शुरू कर देता है। मान ही जो ठोकर, और जो हमें देखते ही ठोकर मारते हैं। क्योंकि मनुष्य की वृत्ति होती है, वह बहुत अधिक सहजता से ये भांप जाता है कि अमुक व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। और ये बाल मुकुंद गुप्त के शब्द हैं। गुप्त जी ने बड़े ही सार्थक शब्दों में आज के मनुष्य की सार्थक और सटीक व्याख्या की है। वहीं मातृभाषा हिंदी उत्कर्ष, प्रत्येक मनुष्य अपनी भाषा से प्रेम करता है, वह भाषा के माध्यम से यह बताता है कि निज भाषा उन्नति है। जो जाति, जो वर्ग, जो समाज, जो कालखंड अपनी भाषा की उन्नति नहीं करता वह निस्संदेह अपनी सभ्यता अथवा संस्कृति को खो देता है। इसीलिए कहा गया है भारतेंदु के शब्दों में, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, के समस्त प्रकार की उन्नति का जो मूल है वो निज भाषा है। बिन निज भाषा ज्ञान के, जिस व्यक्ति को निज भाषा का ज्ञान नहीं है, मिटत न हिय को सूल, हृदय का जो सूल है वो सूल मिटता नहीं है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के कथन है। जिस व्यक्ति को अपनी प्रासंगिकता, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है, वह कैसे अपने समाज का विकास कर सकता है, यही भारतेंदु कहना चाहते हैं। वहीं भारतेंदु एक अन्य पंक्ति में कहते हैं, एक अन्य पद में कहते हैं कि भाषा शोधहु आपने, कि अपनी भाषा का शोधन करें। शोधन करना यानी परिष्कृत करना। होई सबे एकत्र, सभी आओ एकत्र होते हैं। पढ़हु पढ़ाओ, कि हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। लिखो और हम लिखेंगे। मिल छपावहु कुछ पत्र, तो मिल करके कुछ पत्र हम छपाते हैं। ये पत्र नहीं है, ये साहित्य है। ये साहित्य
एक ऐसा कालखंड है, एक ऐसा दस्तावेज है जो प्रत्येक मानव चरित्र को जीवंत करके प्रत्येक कालखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करता है। भारतेंदु युग की अन्य काव्य विशेषताओं को हम द्वितीय विवरणात्मक चार्ट में कल के कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।